हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। पिछले क्लास में हम लोगों ने संगम काल को समझ लिया था, संगम पीरियड को समझ लिया था और आज के इस वीडियो में हम गुप्त काल के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि एग्जाम में इससे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की, यानी गुप्त एम्पायर की। तो गुप्त साम्राज्य, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी भारतीय इतिहास का गोल्डन एज कहा जाता है गुप्त काल को, यानी गुप्त साम्राज्य को। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? आखिर गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो गुप्त काल को स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें इस काल में हर क्षेत्र में विकास देखने को मिलता है, डेवलपमेंट देखने को मिलता है। चाहे वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वह लिटरेचर का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वह मूर्ति कला स्थापत्य का क्षेत्र हो, मतलब किसी भी तरह का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में गुप्त काल में बहुत ज़्यादा विकास देखने को मिलता है। इसीलिए इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। तो बात करें गुप्त काल में हमें कई महत्वपूर्ण शासक देखने को मिलते हैं। इनमें पहला है श्रीगुप्त, उसके बाद है घटोत्कच, उसके बाद है चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद है समुद्रगुप्त, उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद है कुमारगुप्त, उसके बाद है स्कंदगुप्त और सबसे अंतिम है विष्णुगुप्त। तो यहाँ से हमें दो तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। पहला सवाल कि गुप्त काल यानी गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। और गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? तो विष्णुगुप्त थे। तो यहाँ से हमें दो तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। अब आगे बात करें, हालांकि श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य की स्थापना किए थे, गुप्त वंश की स्थापना किए थे, किंतु श्रीगुप्त और घटोत्कच ये स्वतंत्र रूप से गुप्त काल के शासक नहीं थे, गुप्त वंश के शासक नहीं थे। इसलिए क्योंकि ये जो श्रीगुप्त थे और ये घटोत्कच ये कुषाणों के अधीन थे और कुषाणों के पास सामंत के रूप में काम करते थे। तो श्रीगुप्त हालांकि गुप्त वंश की स्थापना करते हैं, लेकिन श्रीगुप्त और उनके बाद के शासक घटोत्कच ये कुषाणों के अधीन थे, उनके सामंत थे। सामंत क्या होते हैं? तो सामंत एक तरह के जमींदार आप समझ सकते हैं, जो भूमि से रिलेटेड काम को देखता है, यानी भूमि कर वगैरह वसूलना। तो इस तरह से काम को वो करता है। तो वही थे श्रीगुप्त और घटोत्कच, किसके? तो कुषाणों के। तो ये स्वतंत्र रूप से शासक नहीं थे, लेकिन गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त ही थे। और ये जितने भी शासक आते हैं गुप्त साम्राज्य के, इसे वैश्य वर्ण से संबंधित माना जाता है। यानी गुप्त वंश के जितने भी शासक हुए ये वैश्य वर्ण से बिलोंग करते थे। वर्ण व्यवस्था के चार व्यवस्था देखने को मिलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और ये वैश्य वर्ण से संबंधित माने जाते हैं। आगे बात करें तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की, और इसकी जानकारी हमें मिलती है ताम्रपत्र अभिलेख। ताम्रपत्र अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। और ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त को आदिराज कहा गया है, मतलब पहला राजा। आदिराज मतलब पहला राजा। तो इसी से समझा जाता है कि गुप्त वंश का पहला राजा कौन था? श्रीगुप्त, यानी गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। और इन्होंने एक उपाधि धारण की थी और वह था महाराज। तो श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ से हमें कुछ बातें समझ में आ गई, और वो ये बात है कि श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे, किंतु श्रीगुप्त और घटोत्कच ये दोनों कुषाणों के अधीन थे और उनके पास सामंत के रूप में काम करते थे। और गुप्त वंश के जितने भी शासक थे वे वैश्य वर्ण से संबंधित थे, वैश्य वर्ण से बिलोंग करते थे। और श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। इसकी जानकारी हमें ताम्रपत्र अभिलेख से मिलती है, जिसमें श्रीगुप्त को आदिराज कहा गया है, यानी पहला राजा कहा गया है, और श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। अब आगे हम चंद्रगुप्त प्रथम की बात करेंगे, जो गुप्त वंश के एक प्रमुख शासक थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, और ये प्रथम स्वतंत्र शासक थे गुप्त वंश के। तो गुप्त वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे, और इसलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, लेकिन श्रीगुप्त और इनके बाद के शासक घटोत्कच ये कुषाणों के अधीन थे, इनके पास सामंत के रूप में काम करते थे। लेकिन घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम जब गुप्त वंश के शासक बनते हैं, तो ये प्रथम ऐसे शासक होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, ये कुषाणों के अधीन नहीं होते हैं।
इसलिए इन्हें गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है और इसीलिए गुप्त वंश का इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ से हमें दो तरह के सवाल देखने को मिलते हैं। पहला सवाल, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने की थी। लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त प्रथम है। आगे बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो गुप्त वंश में जितने भी शासक आते हैं वे कोई ना कोई उपाधि धारण करते हैं। तो गुप्त वंश में जितने भी शासक हमें देखने को मिलेंगे सभी कोई ना कोई उपाधि धारण किए हुए रहेंगे। आगे बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम का राज्य अभिषेक 319 एडी से लेके 320 एडी के बीच देखने को मिलता है, यानी 319 ईस्वी से लेके 320 ईस्वी के बीच में देखने को मिलता है। और जब चंद्रगुप्त प्रथम का राज्य अभिषेक हो जाता है उसके बाद ये गुप्त संवत की शुरुआत करते हैं, गुप्त संवत का आरंभ करते हैं। तो भारत में अभी तक हमें तीन तरह के संवत देखने को मिले। पहला, उज्जैन के शासक विक्रमादित्य विक्रम संवत की शुरुआत करते हैं और कुषाण वंश के जो शासक होते हैं कनिष्क वे शक संवत की शुरुआत करते हैं और गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त संवत की शुरुआत करते हैं। और चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 ईस्वी से लेके 334 ईस्वी तक रहता है, यानी 319 एडी से लेके 334 एडी तक रहता है। और इनके शासनकाल में यानी चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में गुप्त काल में चांदी के सिक्के का प्रचलन देखने को मिलता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में हमें चांदी के प्रचलन देखने को मिलते हैं और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद हमें अगले शासक गुप्त वंश में समुद्रगुप्त देखने को मिलते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अगले शासक समुद्रगुप्त बनते हैं। तो समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में शासक बनते हैं गुप्त साम्राज्य का, गुप्त वंश का। और इन्होंने भी कई सारे उपाधि धारण किए थे और इन्होंने पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी, अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी, परम भागवत की उपाधि धारण की थी और कविराज की उपाधि धारण की थी। जिस तरह से चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे, श्रीगुप्त महाराजा की उपाधि धारण किए थे, उसी तरह से समुद्रगुप्त कई सारे उपाधि धारण किए थे और इन्होंने पराक्रमांक की उपाधि, अश्वमेधकर्ता की उपाधि, परम भागवत की उपाधि और कविराज की उपाधि धारण की थी। और समुद्रगुप्त ने लगभग 20 शासकों को पराजित किया था। जब समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक थे, गुप्त साम्राज्य के शासक थे, तो इन्होंने लगभग 20 शासकों को पराजित किया और ये बहुत ही बहादुर थे और इन्होंने 20 शासकों को पराजित करके अपने साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार किया, जिस कारण से इन्हें विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। विसेंट स्मिथ एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं, इन्होंने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा क्योंकि नेपोलियन भी बहुत बहादुर था और इन्होंने लगभग यूरोप के काफ़ी हिस्सों को जीत लिया था। ये फ्रांस के सेना के एक नेता थे नेपोलियन और इन्होंने यूरोप के कई सारे हिस्सों को जीत लिया था। उसी तरीके से समुद्रगुप्त ने भी 20 शासकों को पराजित किया और इन्होंने कई हिस्सों को जीत के अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और ये समुद्रगुप्त ऐसे शासक थे जो कभी नहीं हारे थे। गुप्त वंश में ऐसे शासक थे जो कभी किसी शासक से नहीं हारे थे, इसीलिए इन्हें विसेंट स्मिथ जो एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं, इन्होंने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा। आगे बात करते हैं तो समुद्रगुप्त के एक दरबार कवि थे जिनका नाम था हरिसेन और इन्होंने ही एक किताब की रचना की थी और वह है प्रयाग प्रशस्ति। इन्हें इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। इस किताब में समुद्रगुप्त के बारे में कई सारी जानकारियां देखने को मिलती हैं। आगे बात करें तो यह किताब संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी और इसकी लिपि ब्राह्मी थी और इस किताब को चंपू शैली में लिखा गया था। चंपू शैली कहने का मतलब यह किताब गद्य और पद दोनों में लिखा हुआ था। आगे बात करें तो समुद्रगुप्त के शासन काल में कुछ सिक्कों का प्रचलन देखने को मिलता है और इन सिक्कों में वीणा वादन का चित्र देखने को मिलता है और इससे हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी थे, म्यूजिक लवर थे। तो यहाँ से हमें बहुत सारी बातें समुद्रगुप्त के बारे में पता चली कि समुद्रगुप्त सबसे पहले तो ये कई शासकों को हराते हैं, ये बहुत ही बहादुर होते हैं, जिस वजह से इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। और इन्हीं के शासनकाल में सिक्कों पर वीणा वादन देखने को मिलता है। वीणा वादन यानी वीणा की चित्र हमें देखने को मिलती है समुद्रगुप्त के शासनकाल में उनके सिक्कों पर, जिस वजह से हमें ये जानकारी मिलती है
कि समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी थे, एक म्यूजिक लवर थे। अब आगे बात करें तो गुप्त काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर देखने को मिलता है और वह होता है एरन नगर। एरन नगर में गुप्त काल के कई सारे अभिलेख देखने को मिलते हैं और इन अभिलेखों में कुछ अभिलेख ऐसे हैं जिनमें हमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है और इस अभिलेख को समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख कहा गया। एरन अभिलेख एरन में मिला इसलिए एरन अभिलेख कहा गया और इसमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है इसलिए इसे समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख कहा गया। इस अभिलेख के माध्यम से हमें यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी था। समुद्रगुप्त का विवाह दत्त देवी नामक महिला से हुआ था और एरन नगर समुद्रगुप्त का भोग नगर था। तो समुद्रगुप्त के एरन अभिलेख से हमें दो चीज़ों की जानकारी मिलती है। इसमें पहला है कि समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी था और दूसरा एरन नगर समुद्रगुप्त का भोग नगर था। तो इस तरह से हम लोगों ने चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और श्रीगुप्त के बारे में पढ़ लिया और हम लोगों ने गुप्त काल के 3 शासकों के बारे में जाना। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गुप्त काल के और अगले शासकों के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में गुप्त काल को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।